वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे आपका बर्नौली ट्रायल। एक बर्नौली ट्रायल क्या होता है हम इसको समझेंगे एंड उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को एक्सरसाइज से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, बर्नौली ट्रायल क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पर। ए ट्रायल ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट is said to be Bernoulli trial if it satisfies the following conditions. यहां पर देखिए, एक ट्रायल क्या होता है। मान लीजिए कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है आपका। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे आप किसी सिक्के को उछाल रहे हैं। अब सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है, एक बार उछाला जा रहा है, दो बार उछाला जा रहा है, या फिर तीन बार उछाला जा रहा है। एक बार उछालेंगे, दो बार उछालेंगे, ये क्या होते हैं, आपके ट्रायल होते हैं कि उसको कितनी बार किया जा रहा है। तो यही है, ए ट्रायल ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी बर्नौली ट्रायल। उसको बर्नौली ट्रायल कहा जाएगा जब वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। पहला, ट्रायल शुड बी फाइनाइट, मतलब कि यहां पर जितने भी आप ट्रायल्स कर रहे हैं, मतलब जितनी भी बार उस रैंडम एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं आपका, वो क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। मतलब वो 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, या फिर कोई फाइनाइट नंबर जो आप सोच सकते हैं उतने होने चाहिए आपके, वो इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाने चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। मतलब जो भी ट्रायल्स आप कर रहे हैं, जैसे एक बार सिक्के को उछाला तो आपको हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा। फिर दूसरी बार जब उसे उछालें तो जब पहली बार आपने उसको किया, उसका फर्क दूसरी बार उस एक्सपेरिमेंट को करने पर नहीं पड़ना चाहिए। इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। मतलब वहां पर सिंपल प्रोबेबिलिटी आपकी होनी चाहिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए वहां पर कि एक का फर्क दूसरे द्वारा दोबारा किए गए ट्रायल पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए उसका। नेक्स्ट है आपका थर्ड, देयर शुड बी two outcomes, it means success or failure। यहां पर आपके केवल दो ही आउटकम्स होंगे, या तो आपका वो जो ट्रायल है, जो आप जिसमें उसमें किसी भी इवेंट, जैसे ट्रायल में हेड आने को आप क्या मान रहे हैं, सक्सेस मान रहे हैं, या तो आप सक्सेस होंगे या फिर फेल होंगे। वहां पर केवल दो ही आउटकम्स आपके होने चाहिए, तीसरी कोई आउटकम आपकी वहां पर नहीं होनी चाहिए। या तो हेड आएगा, या तो आप सक्सेस होंगे या फिर फेल होंगे। केवल दो ही आउटकम्स आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर जो केस है आपका, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस should be same in each trial। मतलब हर एक ट्रायल में आपका क्या होना चाहिए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या होना चाहिए, वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। तो ये चार कंडीशंस हैं आपकी। अगर कोई ट्रायल इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उस ट्रायल को हम कहेंगे बर्नौली ट्रायल। अब जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें ले लेता हूं यहां पर। मान लीजिए एक कॉइन को उछाला गया है, कॉइन को 10 बार 10 टाइम्स उछाला गया है। यहां पर P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और सक्सेस किसे माना है मैंने, हेड आने को सक्सेस माना है। अब 10 बार उछाल रहे हैं, पहली बार यहां, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7, 9, 10 बार उसको उछाला गया है। अब यहां पर देखिए, पहली बात, पहली कंडीशंस, जो कितनी बार उछाला गया है उसको, कि ट्रायल्स शुड बी फाइनाइट। तो यहां पर फाइनाइट है, n = 10 है आपका, कि जो ट्रायल्स हैं वो 10 बार किए जा रहे हैं। तो
फाइनाइट ट्रायल्स किए जा रहे हैं, n की वैल्यू 10 है। दूसरा, यहां पर पहली बार जब उसे उछाला गया तो हेड या फिर टेल आएगा आपका, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दूसरी बार में फिर जब उस दूसरी बार उछालोगे तो दूसरी बार भी या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। मतलब पहले इवेंट का, जब पहली बार उसको उछाला गया, फर्स्ट ट्रायल का सेकंड ट्रायल पर कोई भी इंपैक्ट नहीं है आपका, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। दैट मींस द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। थर्ड कंडीशन, अब यहां पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, मतलब हेड आने को हमने क्या माना है, सक्सेस माना है। अब या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर हेड आता है तो हम सक्सेस होंगे और टेल आता है तो हम फेल होंगे। आपके केवल दो ही आउटकम्स हैं यहां पर हमारी, या तो हम सक्सेस होंगे या फिर हम फेल होंगे आपका, और कोई तीसरी आउटकम नहीं है, मतलब ओनली 2 आउटकम्स। नेक्स्ट 4, इस पहले ट्रायल में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटल 2 आइटम्स हैं, 1/2, यहां पर भी 1/2, यहां पर भी 1/2। मतलब सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो थ्रू आउट सेम है आपकी। हर एक ट्रायल के लिए क्या आ रही है आपकी, प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। मतलब इस एक्सपेरिमेंट को, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को या फिर इस ट्रायल को आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं बर्नौली ट्रायल। अब इसका मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे आपके पास एक बैग है और बैग में 5 वाइट और 3 रेड बॉल्स हैं। अब यहां से एक बॉल निकाली जाती है। पहला केस तो है विद रिप्लेसमेंट, दूसरा केस है विदाउट रिप्लेसमेंट। ध्यान से देखिए कि एक बार तो हम बॉल उससे निकाल रहे हैं विद रिप्लेसमेंट और दूसरी बार हम निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लीजिए उसमें से 4 बार बॉल निकाली है आपकी बेसिकली। तो 4 बार में पहली बार व्हाइट बॉल आने को क्या माना है हमने, सक्सेस। सक्सेस क्या है आपकी, व्हाइट बॉल का निकलना सक्सेस है। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी 5/8 एंड फेलियर, जिसको हम बेसिकली Q से डिनोट करते हैं, वो बराबर होता है 1 - P और वो हो जाएगी आपकी 3/8। अब यहां पर देखिए, ये फर्स्ट ट्रायल की प्रोबेबिलिटी है आपकी। अब एक बॉल आपने निकाल ली, वो मान लीजिए पहली व्हाइट बॉल ही आ गई, तो फिर से आपने उस बॉल को वापस डाल दिया। दूसरे ट्रायल में, सेकंड ट्रायल में भी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी व्हाइट बॉल आने की। अब यहां पर अभी भी 5 व्हाइट बॉल्स हैं, क्योंकि जो बॉल हमने निकाली थी उसको वापस डाल दिया है। तो यहां पर अब भी व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 5/8 और रेड बॉल आने की 3/8। थर्ड ट्रायल में भी यही होगा, फोर्थ में भी और फिफ्थ ट्रायल में भी यही होगा आपका। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी थ्रू आउट क्या है आपकी, सेम है एक्सपेरिमेंट के लिए। पहला इवेंट, जो पहला ट्रायल हुआ, उससे दूसरे की प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट भी हैं आपका। 5 बॉल्स हम निकाल रहे हैं, 5 ट्रायल इसमें कर रहे हैं, तो n फाइनाइट भी है। 2 ही आउटकम है आपकी, या तो व्हाइट बॉल आएगी या फिर रेड बॉल आएगी। अगर व्हाइट आती है तो आप सक्सेस होंगे और रेड आती है तो आप फेल हो जाएंगे यहां पर। तो 2 ही आउटकम्स हैं, सक्सेस या फिर फेलियर आपका। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस थ्रू आउट सेम चल रही है। मतलब पहला केस क्या है, ये बर्नौली ट्रायल है आपका। दिस इज अ बर्नौली ट्रायल। नेक्स्ट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं। सेकंड केस में जो फर्स्ट ट्रायल होगा आपका, पहली बार जब हम करेंगे तो सक्सेस, अभी भी आपकी व्हाइट बॉल आने को कहा है हमने, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/8 एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी 3/8। अब देखिए, अब विदाउट रिप्लेसमेंट है, एक व्हाइट बॉल हमने निकाली एंड उसको अलग रख दिया और उसको उसमें वापस नहीं डाला। अब यहां पर टोटल बॉल्स कितनी हो गई हैं आपकी, टोटल बॉल 7 हो गई और व्हाइट बॉल कितनी रह गई हैं आपकी 4। मान लीजिए वो व्हाइट निकली और 3 रेड। अब व्हाइट बॉल आने की या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी 4/7 एंड फेलियर की क्या हो जाएगी 3/7। चेक कर लें,
पहले ट्रायल में 5/8, दूसरे ट्रायल में प्रोबेबिलिटी 4/7। मतलब प्रोबेबिलिटी थ्रू आउट सेम नहीं है आपकी। यहां पर देखिए हर केस में प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। मतलब जब भी काम आपका विद रिप्लेसमेंट होगा तो वो एक बर्नौली ट्रायल बनेगा, बट जब काम विदाउट रिप्लेसमेंट होगा आपका, सो दिस इज नॉट अ बर्नौली ट्रायल। तो आपने ध्यान से देखा कि एक ट्रायल को बर्नौली ट्रायल हम कब कहते हैं आपका, जब ट्रायल फाइनाइट होता है, ट्रायल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके दो ही आउटकम्स होती हैं, या तो सक्सेस या फिर फेलियर आपका, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है वो थ्रू आउट सेम रहती है। मतलब चाहे 10 या 20 ट्रायल हो, सभी ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम होनी चाहिए आपकी। मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें चारों केस सेटिस्फाई हो रहे थे, तो ये एक बर्नौली ट्रायल था। दूसरा केस हमारे पास बैग वाला बनता है आपका, उसमें अगर रिप्लेसमेंट हो रहा है तो बर्नौली ट्रायल बनेगा, अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वो एक बर्नौली ट्रायल नहीं बनेगा आपका। तो अभी हमने समझा कि एक बर्नौली ट्रायल क्या होता है आपका, कि कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल होगा और कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट बर्नौली ट्रायल नहीं होगा। अब हम बर्नौली ट्रायल के लिए निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बर्नौली ट्रायल। यहां पर देखिए, मान लीजिए कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है आपका, उसमें P किसको डिनोट करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को, Q जो कि 1 - P के बराबर होता है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। एंड मान लीजिए लेट रैंडम एक्सपेरिमेंट रिपीट n टाइम्स। मतलब हमने मान लिया कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड Q क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और हमने मान लिया कि वो n टाइम्स वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है आपका। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस is given by the formula कि R सक्सेस हो, इस बात के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा Px इज इक्वल टू R। R सक्सेस के लिए निकाल रहे हैं NCR P की पावर R और Q रेज टू द पावर n-R। तो R सक्सेस हो, इसके लिए फॉर्मूला क्या है आपका, वो होता है Px इज इक्वल टू में R NCR P की पावर R और Q की पावर n-R। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस में आप R पावर लगाएंगे और Q की पावर होगी टोटल n टाइम्स, टोटल जितने टाइम वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है -R। ये होता है फॉर्मूला आपका R सक्सेस निकालने के लिए। अब हम बनाते हैं इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर ले रहे हैं हम x एंड यहां पर हम ले रहे हैं आपका Px। जब x 0 है, x 0 मतलब r की वैल्यू क्या है आपकी, 0 है। अब हम निकाल रहे हैं यहां पर Px इज इक्वल टू 0, मतलब r की वैल्यू 0 है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NC0 P की पावर 0 Q रेज टू द पावर n-0 n हो जाएगा। जब x 1 होगा तो मतलब r की वैल्यू क्या है, 1 है, r की वैल्यू 1 यहां पर रखेंगे, NC1 P की पावर 1 Q की पावर n-1। सिमिलरली जब हम निकालेंगे इसको r के लिए, जब क्या है आपका x क्या है, r है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NCR P की पावर r Q की पावर n-R। और आगे हम इसको निकालें n के लिए, कि जब x की वैल्यू n है तो फॉर्मूला क्या बनेगा,
NCN और P की पावर n और Q की पावर 0। ये है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बर्नौली ट्रायल। तो बर्नौली ट्रायल के लिए ये है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है ये बेसिकली P प्लस Q की पावर n का ही बाइनोमियल एक्सपेंशन है। जब आप P प्लस Q की पावर n को बाइनोमियली एक्सपेंड करेंगे तो आपको यही टर्म यहां पर मिलने वाली है। तो इसीलिए इसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कहते हैं। तो हमने आर सक्सेस के लिए फॉर्मूला देखा एंड उसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आपका बनाया है। अब मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे एक कॉइन को 10 टाइम टॉस किया जाता है। एक कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, मतलब n की वैल्यू क्या है आपकी यहां पर 10 है एंड p क्या है? गेटिंग अ हेड इज अ सक्सेस। गेटिंग अ हेड इज ए सक्सेस, मतलब हेड आने को क्या कहा है हमने? सक्सेस कहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? हम P को बोलेंगे, P को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। P है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी P हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2 और Q को आप डिफाइन कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। की P क्या है आप Q क्या है आपका? फेलियर है। और Q की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वो होती है 1 माइनस P, दैट मीन्स 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी है 1/2 आपका। क्योंकि हमने अभी देखा था ये एक बर्नौली ट्रायल है। अब वो आपसे कहे कि आपको 10 टाइम्स में से 4 टाइम्स हेड मिले, एग्जैक्टली 4 टाइम्स हेड मिले, तो आप 4 टाइम्स सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हम यहां पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 टाइम्स सक्सेस। 4 टाइम्स सक्सेस मतलब आप 4 टाइम्स सक्सेस हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी? तो ध्यान से देखिए, Px इज इक्वल टू 4 का फॉर्मूला क्या होता है आपका? वो होगा NC4 P की पावर 4 और Q की पावर n माइनस 4। क्योंकि n आपका 10 है यहां पर, तो 10 की वैल्यू आप यहां पर रख देंगे, ये बन जाएगा 10C4 और P क्या है 1/2 की पावर 4 और Q क्या है आपका 1/2 की पावर 10 माइनस 4 यहां पर। अब देखिए यहां पर अब इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 10C4 को हम अपने फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे 9 8 7 4 तक जाएंगे एंड 4 3 2 1, ये कैंसिल हो गया 9 टाइम्स, तो ये आ गया 210। कितना आया आपका? 210। तो 210 इंटू 1/2 की पावर 10 आपका। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है आपकी एग्जैक्टली 4 टाइम्स सक्सेस की। तो बस कुछ नहीं करना है आपको। वो अगर कहता है 5 टाइम्स सक्सेस, 6 टाइम्स सक्सेस, तो R की जगह 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका। अब वो यदि ऐसा कहता है आपसे, और भी वो कई सारे केस इसमें बना सकता है। जैसे वो अगर सेकंड केस इसमें बना ले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 सक्सेस। तो लेस देन 3 सक्सेस मतलब P x इज लेस देन इक्वल टू 3 आपको निकालना होगा। जो P है वो x 3 से कम और लेस देन 3, तो इक्वल साइन नहीं आएगा। P x इज लेस देन 3। और लास्ट एक्सरसाइज में आपने देखा कि P x इज लेस देन 3 बराबर होता है आपका P x इज इक्वल टू 0 प्लस P x इज इक्वल टू 1 प्लस P x इज इक्वल टू
2 आपका। तो ये तीनों आपको निकालने होंगे और तीनों की जो प्रोबेबिलिटी आएगी उनका सम करके आपको प्रोबेबिलिटी लेस देन 3 सक्सेस आप निकाल सकते हैं आपका। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, जैसे वो आपसे बोल दे कि एक बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन अगर हो जाएगी, अगर आप ये नहीं देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 10 सक्सेस, कि 10 से कम सक्सेस हो, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो आपको निकालना है Px इज लेस देन 10। अब Px इज लेस देन 10 तो काफी बड़ी हो गई वैल्यू, आप निकल लिखेंगे Px इज इक्वल टू 0 प्लस Px इज इक्वल टू 1 प्लस Px इज इक्वल टू 9 तक आपको सभी की वैल्यू निकालनी है एंड उसको सम करना है। बट आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि Px इज इक्वल टू 0 प्लस Px इज इक्वल टू 1 प्लस Px इज इक्वल टू 2 अप टू Px इज इक्वल टू 10। यदि आप लेते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। अब आपको यहां पर देखिए प्लस Px इज इक्वल टू 9 प्लस Px इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 1। यहां से ये सभी का सम 1 के बराबर होता है आपका। अब आप चाहें तो यहां से इन सब की वैल्यू आपको निकालनी है। इन सब की वैल्यू इस Px इज इक्वल टू 10 को आप उस तरफ ले जाएं, तो Px इज इक्वल टू 10 को आप उस तरफ ले गए, 1 माइनस Px इज इक्वल टू 10। तो इस पूरी टर्म की वैल्यू Px इज इक्वल टू 0 प्लस Px इज इक्वल टू 1 अप टू Px इज इक्वल टू 9 किसके बराबर है आपकी? वो है 1 माइनस Px इज इक्वल टू 10। तो यहां पर इस केस के लिए आप Px इज लेस देन 10 को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस Px इज इक्वल टू 10। मतलब Px इज इक्वल टू 10 निकालें और उसको 1 में से घटा दें तो भी वही वैल्यू मिलेगी आपको जो इन सब को सम करने से आपको मिलने वाली है। तो आप ध्यान से देखें, यहां आपको 9 टाइम्स कैलकुलेशन करना था और यहां पर केवल 1 टाइम कैलकुलेशन करना है एंड उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको 1 Px इज लेस देन 10 मिल जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इसमें, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को शॉर्टर फॉर्म में करने का। तो आपके लिए आर सक्सेस का फॉर्मूला आपको पता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है एंड एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपने देख लिया। तो इससे आई थिंक आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद अब हम मूव करते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। अब हम देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 15.9 एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आपका। तो क्या दे रखा है आपको? ए डाई इज थ्रोन 8 टाइम्स इफ गेटिंग एन इवन नंबर इज सक्सेस। मतलब एक डाई को 8 बार फेंका जाता है और उस डाई पर इवन नंबर आए उसको हमने क्या कहा है? सक्सेस कहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 7 सक्सेस। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि कम से कम आपको 7 सक्सेस मिले। तो ध्यान से देखिएगा, when a die is rolled, die is rolled, success is getting a even number एक इवन नंबर आना आपकी क्या है? सक्सेस है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं डाइस पर? 2, 4, 6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। एक सिंगल थ्रो में आपके जो इवन नंबर है वो क्या आ सकते हैं? 2, 4 और 6 होते हैं आपके। हम यहां पर मान लेते हैं लेट P denotes the probability of success. P क्या डिनोट करता है? आपकी probability of success को डिनोट करता है। तो ध्यान से देखिए कि P की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से, इसमें टोटल
6 एलिमेंट होते हैं। इवन नंबर कितनी बार आ रहे हैं? 3। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गई? 1/2 एंड यहां पर आप लिख देंगे Q डिनोट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी को Q दिखाता है आपका। तो Q की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस P, दैट मीन्स 1 माइनस 1/2 इज 1/2 आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो गई है आपकी? 1/2 हो गई है यहां पर। अब मैं इसमें निकालता हूं, वो आपसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 7 सक्सेस। यहां पर आप लिख देंगे लेट X denotes the number of successes कि X किसको डिनोट करता है? वो नंबर ऑफ सक्सेसेस को डिनोट करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 7 सक्सेस, कि आपको कम से कम 7 सक्सेस मिले, वो होगा Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। मतलब क्या है आपका यहां पर कि कम से कम 7 मिले और उससे ज्यादा भी आपको सब लेने हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कि जो नंबर आपसे कह रहा है वो भी लेना है एंड उससे ज्यादा जहां तक पॉसिबल है वो सब आपको लेने हैं। तो Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये किसके बराबर होगा? Px इज इक्वल टू 7 प्लस Px इज इक्वल टू 8 टाइम्स हो रहे हैं तो बस 2 ही होंगे आपके। मैं पहले निकाल लेता हूं Px इज इक्वल टू 7 और Px इज इक्वल टू 7 का फॉर्मूला होगा आपका बेसिक जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। R की वैल्यू 7 है, N की वैल्यू 8 है और P और Q दोनों ही 1/2 हैं आपके। तो Px इज इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा? 8C7 1/2 की पावर 7 और 1/2 की पावर 8 माइनस 7 N माइनस R। 8C7 क्या होता है आपका? 8C7 होता है आपका 8। क्या होगा? 8C7 होगा 8 और ये बन गई 1/2 की पावर 8। 1/2 की पावर 8 को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी आपका 256। कितना बन रहा है? 8/256। ये बेसिकली वैल्यू यहां पर आ रही है। अब मैं निकाल लेता हूं Px इज इक्वल टू 8। वो बेसिकली क्या होगा? 8C8 1/2 की पावर 8 1/2 की पावर 0। 8C8 होता है आपका 1 और नीचे आएगा आपका 256 1/2 की पावर 8। बट हमें तो निकालना था Px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। वो बराबर है आपका Px इज इक्वल टू 7 प्लस Px इज इक्वल टू 8। दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 8/256 प्लस 1/256 बराबर हो गया 9/256 के। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ रही है आपकी? 9/256। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे कहा था कि कम से कम 7 आने की प्रोबेबिलिटी, कम से कम 7 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड आउट करें तो वो बराबर होती है Px इज इक्वल टू 7 प्लस Px इज इक्वल टू 8 के। इसके साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश किया है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है आपसे? ए डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 इज सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 सक्सेस लेस देन 3 सक्सेस। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके लिए ए डाई इज थ्रोन getting a number greater than 2 is success। कि 2 से बड़ा नंबर आए इसको हमने क्या माना है? आपकी सक्सेस माना है। और हम मान लेंगे लेट P
and Q denotes the probability of success and failure respectively. कि P probability of success और Q probability of failure को डिनोट करता है। तो P की वैल्यू क्या होगी? 2 से बड़ा नंबर। तो 2 से बड़े नंबर क्या होते हैं? 3, 4, 5, 6, मतलब 4 नंबर हैं आपके और टोटल होते हैं 6। तो P की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या आ गई है आपकी? वो आ गई है 2/3। और Q किसके बराबर होता है? 1 माइनस P, दैट मीन्स 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है आपकी 1/3। अब वो हमसे कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सक्सेस। तो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सक्सेस, कि केवल एक सक्सेस हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। दैट मीन्स Px इज इक्वल टू 1 आपको निकालना है। तो Px इज इक्वल टू 1 क्या होगा? NC1 P की पावर 1 Q की पावर n-1, और जहां पर जो n है वो क्या है आपका 4 है, तो 4C1, और P है आपका 2/3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 4-1। ये हो गया 4C1 तो होता है 4, ये 2/3 और ये 1/3 की पावर 3, दैट मीन्स 1/27। तो ऊपर कितना हो गया आपका? ऊपर हो गया है 8/81। तो Px इज इक्वल टू 1 बराबर है आपका 8/81 के। अब नेक्स्ट में वो आपसे निकलवा रहा है इसके सेकंड पार्ट में फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 सक्सेस। तो ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3 सक्सेस, मतलब 3 से कम सक्सेस आपकी हो। दैट मीन्स वो आपसे निकलवा रहा है Px इज लेस देन 3। तो Px इज लेस देन 3 किसके बराबर होगा? Px इज इक्वल टू 0 प्लस Px इज इक्वल टू 1 प्लस Px इज इक्वल टू 2। मतलब 3 से कम वाली सारी प्रोबेबिलिटीज आपको इसमें ले लेनी है। तो Px इज इक्वल टू 0, 1, 2, सभी को मैं अलग अलग निकाल लेता हूं। बेसिकली Px इज इक्वल टू 0, फॉर्मूले से ये किसके बराबर होगा? ये होगा आपका 4C0, P की पावर 0 और Q की पावर 4-0, मतलब 4C0 तो होगा आपका 1, 4C0 1 हो गया। P मतलब 2/3 की पावर 0 और 1/3 की पावर 4, मतलब यहां से ये भी 1 हो गया और 1/3 की पावर 4 हो जाएगा आपका 1/81। नेक्स्ट मुझे निकालना है Px इज इक्वल टू 1। Px इज इक्वल टू 1 बराबर होगा 4C1 2/3 की पावर 1 और 1/3 की पावर 4-1। 4C1 जो है वो आपका बेसिकली होगा 4 इंटू 2/3 इंटू 1/27, दैट मीन्स 8/81। कितना आ गया आपका? 8/81। अब मुझे निकालना है Px इज इक्वल टू 2। इसको मैं बेसिकली ऊपर लिख देता हूं। Px इज इक्वल टू 2 वो होगा 4C2 और 2/3 की पावर 2 इंटू 1/3 की पावर 4-2 बाय द फॉर्मूला। अब 4C2 को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। किसके बराबर है ये? 6 के बराबर आपका आ रहा है। तो ये तो हो गया 6, 2/3 की पावर 2 मतलब ये तो 4 और ये 9, यहां पर 1/9, दैट मीन्स 24/81। अब Px इज लेस देन 3 में सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे। तो पहली आई है 1/81, दूसरी आई है 8/81, तीसरी आई है 24/81। सभी का एलसीएम 81, तो 1 + 8 + 24 बेसिकली आपका बराबर होगा
ये 33/81। तो px इज लेस देन 3 किसके बराबर आया है आपका, वो आया है 33/81। तो आपने समझा कि पहले आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लेनी है, देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपको निकाल लेनी है, और जैसे ही वो क्वेश्चन में आपसे बताता है कि कितने सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। एन अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड 6 टाइम्स, मतलब एक अनबाइज्ड जो कॉइन है उसको 6 बार उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। तो काफ़ी पार्ट्स इसमें दे रखे हैं, ये एक बढ़िया बड़ा क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड यहां पर देखें, आपको सक्सेस और फेलियर के बारे में इसने कुछ नहीं बताया है कि क्या इसमें सक्सेस है और क्या इसमें फेलियर है, बट आप इसके जो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे फर्स्ट पार्ट एग्जैक्टली 4 हेड्स के लिए बताओ, मोर देन 4 हेड्स के लिए बताओ, लेस देन 3 हेड्स के लिए बताओ, तो ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है। बेसिकली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सक्सेस किस चीज़ को माना है उसने, डेफिनेटली हेड आने को उसने क्या माना है, सक्सेस माना है आपका। तो आप यहां पर लिखेंगे अनबाइज्ड कॉइन इज टॉस्ड एंड यहां पर लिख दीजिए इज टॉस्ड 6 टाइम्स। लेट P denotes the probability of success that means getting ahead, and Q denotes the probability of failure। Q किसको डिनोट करता है, probability of failure को। तो P probability of success क्या हो जाएगी, हेड आने की probability होती है 1/2 एंड Q क्या होता है आपका, Q होता है 1 - P, दैट मीन्स 1 - 1/2 इज 1/2 आपका। और यहां पर आप डिनोट करेंगे लेट X डिनोट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस। X इसको डिनोट करता है आपका, नंबर ऑफ सक्सेसेस को डिनोट करता है। तो यहां पर आप एक बार के लिए लिखेंगे, टोटल तो n की वैल्यू है आपकी, ठीक है ना, 6 टाइम्स आप नीचे लिख देंगे। उसके बाद अब वो आपसे कह रहा है कि एग्जैक्टली 4 हेड, तो इसमें काफ़ी सारे टाइप आ रहे हैं। बेसिकली ज़्यादातर मुझे सब की वैल्यू इसमें निकालनी पड़ेगी, तो मैं पहले ही सब की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट करके लिख देता हूँ, तो उससे आगे पार्ट इजी बन जाएगा। पहले मैं निकालता हूँ Px इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 6C0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर 6 - 0, ये बराबर हो गया आपका 6C0 1 हो गया 1/2 की पावर 6, दैट मीन्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 64 आपका, ये आ गई 1/64। अब हम निकालें Px इज इक्वल टू 1, तो ये होगी आपकी 6C1 एंड 6C1 इंटू 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 6 - 1। अब ये 6 - 1 तो हो गया 5, ये 6 और ये 1/2 की पावर 6 ही हो जाएगा। यहाँ 1 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, तो 1/2 की पावर 6, ये हो जाएगा 6 और नीचे है आपका 64, तो 6/64। अब हम निकालते हैं Px इज इक्वल टू 2, वो होगा 6C2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 6 - 2। 6C2 को सॉल्व करें आप तो वो हो जाएगा आपका 6 × 5, दैट मीन्स 2 तक जाएंगे, 6 × 5 और 2 × 1, 2 से 3 टाइम्स तो 15, ये कितना आ गया 15, और ये हो जाएगा 1/64, दैट मीन्स 15/64 आया है आपका। आगे आपको निकालना है उसके बाद Px इज इक्वल टू 3, Px इज इक्वल टू 3 होगा आपका 6C3 1/2 की पावर 3 और 1/2 की पावर 6 - 3।
अब यहां पर पावर 3 है और यहां पर भी पावर 3 है, दैट मीन्स 1/2 की पावर तो हो गई 6 और 6c3 होगा आपका, नीचे 3 है तो 3 कम तक जाएंगे और 3 का फैक्टोरियल नीचे आपका, तो ये हो गया 15। ये भी कितना आया है आपका 15 और 1/2 की पावर 6 होता है 64, तो 15/64। नेक्स्ट मैं निकालता हूं px इज इक्वल टू 4। उसके बाद जो px इज इक्वल टू 4 है वो होगा 6c4 1/2 की पावर 4 इंटू 1/2 की पावर 6 माइनस 4। 6c4 को आप ध्यान से देखें तो 6c4 को जब हम सॉल्व करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और नीचे है आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 से 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 15। आपका कितना आया है 15/64। नेक्स्ट px इज इक्वल टू 5 निकालें तो px इज इक्वल टू 5 होगा आपका 6c5 1/2 की पावर 5 1/2 की पावर 6 माइनस 5। 6c5 आपका बराबर होगा आपका ये बेसिकली 6 के बराबर हो जाएगा। 6c5 इज 6 इंटू 1/64 इज 6/64। नेक्स्ट उसके बाद हम देखें निकालें px इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 6c6 1/2 की पावर 6 1/2 की पावर 0, 6c6 1 ये हो गया आपका 1/64। तो बेसिकली मैंने px इज इक्वल टू 0 1 2 से 6 तक की सभी वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि मुझे बार बार इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ता, तो पहले ही मैंने ये सारी वैल्यूज निकाल के दिखा दी हैं। अब क्वेश्चंस को करना कोई टफ काम नहीं है आपका। जैसे फर्स्ट कह रहा है आपसे एग्जैक्टली 4 हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स, तो एग्जैक्टली 4 हेड्स के लिए मतलब आपको निकालना है px इज इक्वल टू 4 और px इज इक्वल टू 4 हमने कैलकुलेट किया, वो आया है 15/64। ये आपकी वैल्यू आई है फर्स्ट पार्ट के लिए, दैट मीन्स थर्ड के फर्स्ट का आंसर है आपका 15/64। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 हेड्स, मोर देन 4 हेड्स। अब मोर देन 4 हेड्स का मतलब है आपका px इज ग्रेटर देन 4, मतलब 4 से ज्यादा है। अब 4 से ज्यादा आपको सभी ले लेने हैं। px इज ग्रेटर देन 4 बराबर हो गया px इज इक्वल टू 5 प्लस px इज इक्वल टू 6। अब x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 6 हमने अभी निकाला, वो आया है 6/64 प्लस 1/64। 6/64 प्लस 1/64 दैट इज इक्वल टू 7/64। तो सेकंड पार्ट का आंसर है आपका 7/64। दैट मीन्स अब वो बात कर रहा है 4 से ज्यादा। अब 4 से ज्यादा टोटल 6 तक हो सकते हैं आपके, 4 नहीं लेना है, मोर देन 4 बोला है आपका, तो 5 और 6 को सम कर देना है। थर्ड पार्ट पर आ जाएं। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है आपसे लेस देन 3 हेड्स, मींस लेस देन 3 हेड्स। तो लेस देन 3 हेड्स के लिए क्या होगा, px इज लेस देन 3, मतलब px इज इक्वल टू 0 प्लस px इज इक्वल टू 1 प्लस px इज इक्वल टू 2। अब सभी वैल्यूज आपने निकाल ली हैं, सम कर दें। 1/64 6/64 प्लस px इज इक्वल टू 2 है आपका 15/64। ये आ गया आपका 22/64, दैट मीन्स 11/32। तो लेस देन 3 मतलब 1 2 और 3 आपको निकालना है। उसके बाद हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट हमसे कह रहा है मोर देन 4 हेड्स एंड लेस देन 6 हेड्स। Probability of more than 4 and less than 6 heads। अब ध्यान से देखें, मोर देन 4 मतलब 4 से तो ज्यादा और 6 से कम क्या होता है, केवल 5 होता है आपका। तो मतलब आपको निकालना है px इज इक्वल टू 5 और px इज इक्वल टू, इसको तरीके से लिखें पहले,
मोर देन 4 एंड लेस देन 6 वो होता है आपका px इज इक्वल टू 5 एंड px इज इक्वल टू 5 है आपका 6/64। तो फोर्थ पार्ट के लिए आंसर है इसका 3/32। बेसिकली कैंसिल करके पीछे दे रखा है 3/32। फिफ्थ पार्ट है एटलीस्ट 4 हेड्स, मतलब px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एटलीस्ट 4 मतलब कम से कम 4, उससे ज्यादा भी सभी आपको ले लेने हैं। तो px इज इक्वल टू 4 प्लस px इज इक्वल टू 5 प्लस px इज इक्वल टू 6। px इज इक्वल टू 4 क्या है आपका 15/64। px इज इक्वल टू 5 क्या है आपका 6/64 एंड px इज इक्वल टू 6 है आपका 1/64। ये हो गया आपका 22/64, दैट मीन्स 11/32। ये है फिफ्थ पार्ट का आंसर है आपका 11/32। एंड अब सिक्स्थ पार्ट कह रहा है वो आपसे एटमोस्ट 4 हेड, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा 4 होने चाहिए और उससे भी कम आपको सभी ले लेने हैं, मतलब x इज लेस देन इक्वल टू 4 आपका। अब बेसिकली आप इसमें देखें तो ये बराबर है आपका x इज इक्वल टू 0 प्लस x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस x इज इक्वल टू 4 के बराबर है। अब इतनी सारी वैल्यूज यहां तो हमने कैलकुलेट कर रखी हैं, बट हर क्वेश्चन में तो हम उन्हें कैलकुलेट करके नहीं रखेंगे। तो इसके लिए इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 1 माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 4। यहां पर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ग्रेटर देन 4, मतलब देखिए भाई इसमें आप यदि जोड़ दें प्लस x इज इक्वल टू 5 प्लस x इज इक्वल टू 6, अब ये 1 के बराबर हो जाएगा। आपको चाहिए ये वाली वैल्यू, तो इसको इधर भेज देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। मतलब आपको क्या ले जाना है 1 माइनस x इज ग्रेटर देन 4, क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 4 हैं दोनों, तो x इज ग्रेटर देन 4 है आपका x इज इक्वल टू 5 प्लस x इज इक्वल टू 6। अब x इज इक्वल टू 5 प्लस x इज इक्वल टू 6 बन जाएगा आपका 7/64। ये बन गया 1 माइनस 7/64। एलसीएम 64 माइनस 7, 64 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल रहा है यहां पर 57/64। क्या मिल रहा है 57। तो बेसिकली ये बात आपकी समझने की है कि इतनी सारी वैल्यूज कैलकुलेट ना करके px इज लेस देन इक्वल टू 4 को आप लिख सकते हैं 1 माइनस px इज ग्रेटर देन 4। लिखते कैसे हैं, जब x इज लेस देन इक्वल टू 4 दे रखा है तो इसको लिख देंगे आप px इज ग्रेटर देन 4। यदि यहां पर आपको दे रखा होता px इज ग्रेटर देन 4 तो आप इसको लिखते 1 माइनस px इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से बड़े हैं। और आप इसको दूसरे तरीके निकालना चाहें तो आप इसको लिखेंगे px इज लेस देन इक्वल टू 4, मतलब उसको छोड़ के जो बचता है वो 1 में से सब्ट्रैक्ट होता है, तब आपको वैल्यू मिलती है। तो लास्ट पार्ट के लिए जो आंसर है वो है 57/64। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी फिनिश किया एंड ये टॉपिक आपको मेमोराइज रखना है दिमाग में, वरना आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन क्वेश्चन के अंदर करनी पड़ सकती है। ये इज रहेगा तो 2 कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वरना फिर 4 से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो आपको ये थोड़ा मेमोराइज रहेगा तो क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे।